गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 40 करेंगे, जो कि पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन वर्कशीट है। डेट है 9 नवंबर। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, कक्षा 10वीं। तो बच्चा, आप लोगों का ये मंथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्रोक्स आप कह सकते हो आने वाले 45 दिन आप लोगों को सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। ठीक है, जो संघ बनता है, तो संघ का मतलब ही ये है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जो संघीय सरकारें होती हैं, दो या दो से अधिक स्तर की होती हैं। हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की, पर भारत जैसे विशाल देश को सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। ठीक है, पहले दो स्तर की थी, लेकिन बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, हमारा जो अगर लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे अगर एक सरकार हो और जो स्थानीय ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देश का डेवलपमेंट हो सकता है उस तरीके से। ठीक है, भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। अगर देखा जाए, प्रांत का मतलब होता है राज्य। भारत के राज्य ना, राज्य जो हैं मेनली, अगर आप यूरोप के जो देश देखे जाए उनसे थोड़े बड़े हैं। तो भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग जाति के, अलग रिलीजन के, अलग धर्म के। ठीक है, इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी जो होती है 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो या प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो, यानी कि जो राज्य सरकार होती है उसके नीचे हो। एक तो केंद्र सरकार हो गई जो पूरे देश के लिए गवर्नमेंट बनती है, फिर दूसरी हमारी प्रांतीय अलग अलग राज्य के लिए बनती है। तो वो कह रहा है कि अलग अलग राज्य के अंदर भी एक स्तर होना चाहिए, जो कि है भी हमारे देश में, जिसको स्थानीय स्तर कहा गया है, स्थानीय शासन। ठीक है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, जब केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो शक्तियां हैं, उनकी कुछ कुछ पार्ट्स जो है शक्तियों का, वो किसको दिया गया है, स्थानीय सरकारों को दे दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने ही इलाके की समस्याएं बेहतर समझ होती है लोगों को, क्योंकि अपने इलाके में जो जो समस्या है, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा समझ होती है। क्या प्रॉब्लम है, बिजली नहीं आ रही है, पानी रुक जाता है, पानी की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ना, मेन प्रॉब्लम ये। तो इसलिए वहीं के लोगों को वहीं का शासन करने दिया जाए तो बेहतर तरीके से शासन हो सकेगा। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है, क्योंकि जो पंचायत गाँव में क्या होते हैं, ज़्यादा लोग होते नहीं है, थोड़े से लोग होते हैं। कोई भी फैसला लेना होता है, फटाफट पंचायत बुला ली जाती है। और आप लोगों को पता है एक इंटरेस्टिंग सी बात, पहले तो चौपाल हुआ करती है, आजकल जो मेनली जो पंचायत होती है ना, या तो किसी घर में हो जाती है या फिर जो मंदिर होता है उसमें हो जाती है। मतलब सब लोग पंचायत के इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे गांव में मंदिर में होती है। इसे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत भी पड़ जाती है, यानी कि लोगों को उनकी ओपिनियन पूछी जाती है कि चलो भाई, क्या डेवलपमेंट चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन, स्वशासन यानी कि खुद शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि मैम, अ, हम लोग अब वर्कशीट क्यों करें, हमें तो रिवीजन करना है ना, और हमें तो अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्या वर्कशीट रिलेवेंट है? रिलेवेंट है बच्चा। क्यों रिलेवेंट है? एक तो देखो, इसमें पैराग्राफ आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो जो पैराग्राफ आता है, अगर आप के पास वर्कशीट आती है, तो उसको रीड, यानी कि आपको अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है कि आप फटाफट रीड कर सको। पैराग्राफ बड़े बड़े होंगे तो पेपर में जो है टाइम कम होगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं ना, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और जब आप पढ़ रहे होंगे, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आपको साथ के साथ अंडरलाइन करते हुए चलना है। ठीक है बच्चा, तो चलिए, भारत में शासन के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार कहा जाता है। संघीय सरकार प्राय कितने स्तर की होती है? प्राय जो होती है दो या दो से अधिक स्तर की होती है, तो दो स्तर की तो होती ही है हर जगह पे। ठीक है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया गया है? राज्य सरकार से शक्ति लेकर केंद्र सरकार को दे दी गई है।
केंद्र सरकार से शक्ति लेकर राज्य सरकार को दे दी गई, केंद्र एवं राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी गई है। ठीक है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से किया जा सके, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसले में सीधे भागीदार बनाया जा सके। तो इसमें आंसर आ जाएगा उपयुक्त में सभी। भारत में विकेंद्रीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गांव में ग्राम पंचायत स्थापना की गई। ठीक है, हाँ भाई की गई। शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई, बिल्कुल की गई। तो आंसर हमारा सी आ जाएगा, दोनों। तो बच्चा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, ये आपकी इंग्लिश की है, नेक्स्ट वर्कशीट उसको बाद में करेंगे। तो आप लोगों को अभी जो फोकस करना है ना, एक तो मतलब आप अपनी एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो, ये आपका एनसीईआरटी का ही एक तरीके से मतलब उठा के देते हैं। दूसरा थोड़ा सा ना रीड करने का अपना, एक तो रीड करना होता है कि भागे भागे रीड कर दिया। ठीक है, आपको बहुत ही जो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। तो जब रीडिंग की आदत भी पड़ जाएगी कि स्पीड से आप रीड कर रहे हो, और साथ में ये भी हैबिट आ जाएगी कि ध्यान से रीड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत कम गलत होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चा एक और बात, आप लोगों को 20 नवंबर को ना जो क्विज होगा, 20 नवंबर को लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि 20 से लेके 25 नवंबर तक हम साइंस के चैप्टर्स का क्विज करेंगे, सो दैट कि आपका साइंस के जो 2 नवंबर को पेपर होने वाला है उसकी तैयारी हो जाए। और फिर 25 से, ठीक है, 25 से लेके 29 तक, 25, 26, 27, 28, 29 तारीख तक, ठीक है, मैंने एसएसटी का प्लान किया है, सो दैट कि आपका जो 30 नवंबर को एसएसटी का पेपर होने वाला है उसके क्विज होंगे। और ये क्विज कहाँ पे होंगे? अनअकैडमी पे होंगे। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी मैंने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का क्विज लगा रखा है, तो उसको जाके उसको लिंक को क्लिक करना। ठीक है, लिंक को क्लिक करने के बाद नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। तो जब 20 नवंबर को मैं लाइव आऊँगी ना, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपकी क्लास मिस नहीं होगी। तो मैंने अपना शेड्यूल पहले ही बता दिया आप लोगों को कि 20 से 30 नवंबर में आपके दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, साइंस भी और क्या, एसएसटी भी। वैसे एसएसटी जो है मैं ऑलरेडी अनअकैडमी पे करा चुकी हूँ आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट में, लेकिन स्टिल दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मैं 3 रिवीजन आपके कराऊंगी। जो क्विज होगा एक तो वो बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं लगने वाली उसकी अनअकैडमी पे, क्योंकि मैं ले रही हूँ उसको। और दूसरी चीज़, क्विज को एनरोल करने के लिए आपको पूर्णिमा 10 कोड डालना होगा। ठीक है, और ये क्विज जो दो है दोनों ही मीडियम में होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।